electric field electric field varies 1 over r squared and electric potential varies 1 over r, so there is a definite relationship between them. तो वो हम एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे है। आप लोगों ने ऊपर एक इक्वेशन देखी थी, डेल्टा v इक्वल्स माइनस ई डॉट डी एस, ये एक रिलेशनशिप था। तो ये तो तब था कि अगर ये लॉन्गर कर्व हो आपके पास मौजूद, जिसमें आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहे हो, तो देन उस केस में आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो ये आता था। अगर लॉन्गर कर्व ना हो, छोटी सी स्पेस हो, दो पॉइंट्स हो जो कि बहुत करीब करीब हो आपस में, तो उस केस में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वी, डी मीन्स स्मॉल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, दैट इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एस। इंटीग्रेशन हमें फिर करने की ज़रूरत नहीं है, देन इट्स सिंपली द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन E and ds with a negative sign। तो अब अगर हम एज्यूम ये करें कि जो वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो सिर्फ x डायरेक्शन में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ x कंपोनेंट मौजूद है। वेक्टर्स है ना, तो वेक्टर्स के तीन तीन कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन है वो x एक्सिस के अलोंग है सिर्फ, और आप मेजरमेंट भी x एक्सिस के अलोंग ही कर रहे हैं, या मतलब तीनों केसेस हो सकते हैं कि ई एक्स है और डी एस भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो उसको हम डी एक्स कह दें, या फील्ड है आपकी वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो आपका जो डी एस है वो भी वाई एक्सिस के लॉन्ग ही है, डी वाई उसको हम कह दें। और थर्ड ऑप्शन वी कैन हैव, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, और डी जेड डी वाई। So kindly unmute yourself. Someone is uh, not muted. I don't know who is. Okay. So अगर ऐसा केस हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो और मेजरमेंट भी उसके रंग हो रही हो, तो देन हम लिख सकते हैं डी वी, नाउ इट कैन बी रिटन एज ई ऑफ एक्स डी एक्स, समथिंग लाइक दैट विद अ माइनस साइन, क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो कॉज ऑफ थीटा जो होगा वो 1 हो जाएगा, थीटा 0 है। ये सिचुएशन है, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, या ऐसे भी लिख सकते हैं टी वी इक्वल्स माइनस ई वाई टी वाई, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी वी इक्वल्स माइनस ई सी टी सी। इन तीनों केसेस में हमने देखा कि इक्वेशन सिंप्लीफाई हो रही है, तो हम अब पोटेंशियल को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। तो हम यूँ लिखेंगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि ई ऑफ एक्स फॉर एग्जांपल इक्वल्स माइनस डी वी ओवर डी एक्स। इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स माइनस डी वी ओवर डी एक्स, या किसी और कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इंडेक्स और ये इंडेक्स सेम होने चाहिए। तो ये हमें ये बताती है इक्वेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप पोटेंशियल से निकाल सकते हैं अगर आप उसका उसी डायरेक्शन के अलोंग डेरिवेटिव लें। इस डेरिवेटिव को एक खास नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है ग्रेडियंट। अगर 3 डायमेंशन में होगा तो इसको क्या कहेंगे, ग्रेडियंट। ई इक्वल्स माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी। 1 डायमेंशन में होगा तो सिंपली हम डेरिवेटिव लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर 3 डायमेंशन में होगा तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। इस ऑपरेटर का नाम है ग्रेडियंट ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर, अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का ये कोर्स है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो वेक्टर्स हैं उनको स्केलर्स को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो आपने देखा हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स को स्केलर में कन्वर्ट कर देती है, और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो उनको चेंज नहीं करती। दो वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्ट भी वेक्टर आता है। जो ग्रेडियंट ऑपरेटर है, दिस इज एन ऑपरेटर। ऑपरेटर से आप लोग वाकफ है नहीं है मैथमेटिक्स में, अगर आप पता नहीं शायद ऑपरेटर्स आपने शुरू किए या नहीं किए, लेकिन बहरहाल दिस इज
an operator that converts basically a scalar into a vector. Electric potential is a scalar quantity. V itself is a scalar. But when we take a gradient of this scalar quantity, we get a vector that is E vector, that is on the left hand side of your screen. तो ग्रेडियंट बेसिकली आपको बताता है कि द चेंज ऑफ ए क्वांटिटी इन अ डायरेक्शन in a change in a direction of maximum वेरिएबिलिटी, एक ऐसे डायरेक्शन में उस चीज़ को चेंज किया जाए जिसमें उससे ज़्यादा चेंज ना पॉसिबल हो, तो ऐसी क्वांटिटी को, ऐसे ऑपरेटर को हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑपरेटर। वैसे आप लोगों को पता है कि जो आपका डेरिवेटिव है वो भी चेंज को ही शो कर रहा होता है, लेकिन वो चेंज जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम डायरेक्शन की चेंज में हो, मैक्सिमम चेंज की डायरेक्शन हो। इसमें और नॉर्मल जो आपका डेरिवेटिव है उसमें ये फ़र्क है। खैर मैं इतनी डिटेल में क्यों जा रहा हूँ, मुझे सिंपल रखना चाहिए चीज़ों को। तो मैं इसको उस कंटेक्स्ट में लिखता हूँ जो आपका हमने इक्विपोटेंशियल सर्विसेज की बात की थी लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ अगर आप गौर करें, ये 3 आपको केसेस दिए हुए हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, लेकिन काफ़ी फासले पे हमने ये मेजर किया है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो हमने इसके करीब मेजर किया है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज कंबाइंड। तो बताने का मकसद ये है कि आपका जो, मैं सेंटर वाला फिगर का पोर्शन लेता हूँ जिसमें पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है ये वाली, और इसके हवाले से बताता हूँ कि इस इक्वेशन का क्या मतलब है कि E इक्वल्स माइनस डी वी ओवर डी एक्स, ई एक्स इक्वल्स ई माइनस डी वी ओवर डी एक्स। इसका मतलब ये है कि पहली बात तो ये कि डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो आपको बताते हैं रेट ऑफ चेंज, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। एक तो ये बात होगी, और क्या बता रहा है हमें अब, अभी जब मैंने आपको ग्रेडियंट की डेफिनेशन बताई, रेट का तो सिंपल है, वो तो आपको पहले से पता है कि इसका ये मतलब है। दूसरा मतलब ये है इस बात का कि आपने ये आपको इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस शो हो रही है। मैंने आपको बताया था कि ऐसी सरफेस जिसके ऊपर आप मूव करें तो पोटेंशियल चेंज ना हो, तो ये है वो सरफेस। ये बेशुमार सरफेसेस हैं, मतलब ये नीचे अंदर वाली सरफेस में लेता हूँ, जिसके ऊपर कोई सा भी पॉइंट लेता हूँ, हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम है। इसी तरह ये वाली सरफेस लेता हूँ मैं बाहर वाली, तो इसमें भी हर पॉइंट के ऊपर सेम पोटेंशियल होगा। तो ये इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं। तो आपको जो ये डेफिनेशन है ई इक्वल्स माइनस डी वी और डी एक्स, ये बता रही है कि आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, या आपने पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है, तो आपको वेरिएशन देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप वेरिएशन इस तरह करेंगे कि कोई से 2 पॉइंट्स के दरमियान मूव करेंगे, एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के दरमियान, इधर से इधर मूव कर जाएं, इधर से इधर मूव कर जाएं, आपको शो होगा स्क्रीन पे, एक ये इधर से इधर मूव करें, तो देयर विल बी नो चेंज। ऑल्दो यू आर मूविंग, यू आर टेकिंग सम डेरिवेटिव, बट यू आर taking derivative in a wrong direction, so there will be no change in potential, and there will be, you cannot calculate electric field from this. But if you move from one equipotential surface to the other, बेशक आप करीब वाली दो के एक से दूसरी में मूव करें, तो इसका मतलब ये होगा कि देन अब आप ले रहे हैं इसका ये वाला डेरिवेटिव जो यहाँ पे डिस्क्राइब हुआ हुआ है ऊपर, यहाँ से, या फर्ज करें आप यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, इधर से इधर, ये दोनों केसेस में आपको यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी,
और क्योंकि यहाँ से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ मूव करना, दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। इसका क्या मतलब है कि हमने चेंज कैलकुलेट की है पोटेंशियल में, जो कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताएगी। एक ही सरफेस के ऊपर गोल गोल घूमते रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्शन चेंज की दैट विल गिव अस maximum of something, maximum change in something that is relevant here. So maximum change तभी पॉसिबल है जब आप एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करें। ये थोड़ा सा मैथमेटिकली या टेक्निकली पॉइंट है मुश्किल, कुछ लोगों को तो बड़ा ऑब्वियसली समझ आ गया होगा, लेकिन जिनको नहीं आया वो थोड़ा सा और करें इस पे जाके, क्लास के बाद तो उनको भी समझ आ जाएगा। देन सर जी ये जो सरफेसेस हैं ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगी ना हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में? परपेंडिकुलर है ना, देखें ये भी बात है, बिल्कुल ये बात भी है कि जो फील्ड है उसके ये परपेंडिकुलर है। तो हम दो सरफेसेस के अलोंग मूव करेंगे, नहीं एक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव कर रहे हैं ना हम, तो सरफेसेस के तो परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं इन दैट केस। जी और सर। ये वो डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम चेंज। मतलब आप इस वेक्टर के अलावा किसी और डायरेक्शन में मूव करें, मैं इधर बनाता हूँ एक और वेक्टर, फर्ज करें कि हम यूं मूव करें, थोड़ा सा इस तरह जाएं, तो फिर हमें इसके दो कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, एक ये और एक ये। तो काउंट फिर कौन सा होगा, ये वाला कंपोनेंट ही काउंट होगा इसका, जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है। मूव तो हम कर सकते हैं टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन फिर उसमें हमें कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे और वो कंपोनेंट ज़्यादा वैलिड होगा जो मैक्सिमम चेंज देगा। तो एक सर्कुलर सरफेस या एक स्फेरिकल सरफेस के ऊपर आप किस डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज हासिल कर सकते हैं, जो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। ये डायरेक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसके ऊपर आप जी मैक्सिमम सर। चेंज इससे आप ले सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है लेकिन है तो ऐसा ही। कंपोनेंट्स की बात होगी, अगर आपको पोटेंशियल दिया गया हो, जैसे एक बुक में इसने एक जगह पे जिक्र किया हुआ है कि आपको पोटेंशियल दिया हुआ है, तो आप वहां से इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि ये एक आपको वैल्यू गिवन है, E is given as V is given as 3x² y plus y² plus yz। तो इसमें से अगर आपने पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो पहले तो आप डेरिवेटिव लेंगे x के हिसाब से इसका, तो वो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी और वो आपको देगा फर्दर आपको इसका उसकी माइनस साइन लेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट वुड बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे लिया हुआ है उसने, दैट इज 3x² y, क्योंकि y² और yz में तो x कंपोनेंट है ही नहीं ना, वो तो वैसे ही जीरो हो जाएंगे। तो x कंपोनेंट सिर्फ 3x² y में है, तो वो आप जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो यू विल गेट 6xy। दिस इज योर विद अ माइनस साइन, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी -6xy, इस अकॉर्डिंग, इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिस वुड बी योर, दैट इज द मेथड टू कैलकुलेट पोटेंशियल फ्रॉम फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल। अच्छा, अब अगर आपको पोटेंशियल से आपने फील्ड निकाल ली है, तो फील्ड से पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? एनीवन? हाउ डू वी गो इन द रिवर्स डायरेक्शन? भाई इंटीग्रेट करेंगे ना, इधर डिफरेंशिएट किया तो उधर क्या करेंगे, इंटीग्रेट। इलेक्ट्रिक फील्ड दी होगी, उससे पोटेंशियल निकालना हो तो सिंपली क्या करेंगे, ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस तो हम करते रहे ना पीछे जब हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन की है, तो वो इंटीग्रेशन है यस ना, सर। वो बेसिकली दैट इज इंटीग्रेशन। ई डॉट डी एस इंटीग्रल ए टू बी, दैट इज इंटीग्रेशन ओवर ई ना। यहाँ पे डिफरेंशिएशन ओवर वी है और इंटीग्रेशन ओवर ई है, तो दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे का अपोजिट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा ये एक एग्जांपल है, या इसको टॉपिक कह लें आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, दो चार्जेस हों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और उनके दरमियान सम डिस्टेंस हो, तो इसमें इनके दरमियान डिस्टेंस है 2a, और हमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें एट पॉइंट पी। पॉइंट पी जो है वो इनकी एक्सिस के ऊपर ही है, मतलब अगर एक लाइन हम ड्रॉ करें दोनों चार्जेस के दरमियान, उसी लाइन के ऊपर है पॉइंट पी। उसके डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, उस पॉइंट पी का डिस्टेंस इसके मिड पॉइंट से एक्स है, और ये
डाइपोल पड़ा हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है, तो जब हम पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल बेसिकली हम कैसे निकालेंगे, सिंपली तमाम चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल है उसको हम ऐड करेंगे। इसमें हमें इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कर्व पाथ नहीं है, सिंपल पाथ है। तो हम सिर्फ जो हमारे पास पोटेंशियल का रिलेशनशिप है उसमें हर एक के लिए जो पोटेंशियल है वो हम ऐड करेंगे। तो पॉजिटिव के लिए ये पोटेंशियल होगा, डिस्टेंसेस को देखना है आपने, इधर डिस्टेंसेस का ख्याल रखना है आपने कि अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो ये कितना होगा, नेगेटिव की वजह से ये डिस्टेंस कितना होगा और पॉजिटिव की वजह से ये डिस्टेंस कितना होगा। तो ये पूरा मैं बना देता हूँ आपके आसानी के लिए। ऐसी चीज़ें मैं पूछ सकता हूँ आपसे पेपर में भी, तो ज़रा ध्यान से कीजिएगा। तो नेगेटिव से इसका फासला है, सॉरी पॉजिटिव से इसका फासला है दिस मच, इस पॉइंट का। तो इसको हम कह सकते हैं x माइनस ए, और नेगेटिव से इसका फासला है ये वाला दिस मच, और इसको हम कह सकते हैं x प्लस ए। एक्स को बीच में लाने की ज़रूरत इस वजह से है कि वो वेरिएबल हमारा एक्स है। अगर हमने अब बहुत दूर जाना है इस पॉइंट से, पी तो करीब कोई पॉइंट था, तो अगर हमने दूर जाना है तो हम वेरी क्या करेंगे, तो वेरी हम एक्स करेंगे। फिर उस केस में एक्स माइनस ए हो या एक्स प्लस ए हो तो हम एक्स को वेरी करेंगे इन एनी केस, तो हमारा काम बन जाएगा। ओके, एंड देन सिंपली वी हैव टू पुट द वैल्यूज इनसाइड एंड ऐड देम, एंड यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा क्योंकि एक चार्ज नेगेटिव है। तो ये एक फाइनल वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल की पॉइंट पी के ऊपर, 2 ke और एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। पोटेंशियल आ गया तो अब हम ये भी बता सकते हैं कि फार अवे कितना होगा पोटेंशियल। फार अवे पोटेंशियल का मतलब ये है कि ये ए तो थोड़ा सा फासला है ना, तो अगर हम बहुत दूर जाएंगे तो ये एक्स बहुत लार्ज हो जाएगा। तो हम ये जो नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है, इसमें से हम ए स्क्वेयर को इग्नोर कर देंगे। सिर्फ नीचे, ये ऊपर इधर माइनस जीरो ना करना, ये इग्नोर इग्नोर हमेशा प्लस या माइनस करते हुए होती हैं चीज़ें, जब दो चीज़ें ऐड हो रही हों या सब्ट्रैक्ट हो रही हों। एक अगर बहुत छोटी हो तो हम उसको इग्नोर करते होते हैं। तो यहाँ से हम ए स्क्वेयर इग्नोर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 ke³ और एक्स स्क्वेयर when when we are far away from the charge dipole। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, चार्ज तो हमने पोटेंशियल तो ये कैलकुलेट कर लिया फार अवे। तो इसी पोटेंशियल को यूज़ करते हुए हम फार अवे डिस्टेंस पे फील्ड निकालेंगे। फील्ड कैसे निकालेंगे, माइनस डी वी ओवर डी एक्स करेंगे। इसमें एक्स वेरिएबल मौजूद है ना, तो ई एक्स हमारे पास आ जाएगी माइनस ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ दिस पोटेंशियल, वो करेंगे तो ये। और यहाँ आप देखें ये वही वैल्यू है जो आपने निकाली थी सिंपली जब आपने डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी डाइपोल की। उसमें भी आपको बताया गया था कि इसकी जो फील्ड है वो 1/r³ के हिसाब से या 1/x³ के हिसाब से वेरी कर रही है। तो पोटेंशियल 1/x के हिसाब से वेरी करता है या 1/r के हिसाब से वेरी करता है। फील्ड जो है वो 1/r² के हिसाब से वेरी करती है। एक पॉइंट चार्ज की बात हो रही है, लेकिन डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/x³ के हिसाब से वेरी कर रही है, यानी कि बहुत तेजी से डिके कर रही है। और इसका पोटेंशियल भी 1/x² के हिसाब से वेरी कर रहा है, मतलब ये भी पोटेंशियल भी इसका तेजी से वेरी कर रहा है। नॉर्मल पॉइंट चार्ज का सिर्फ 1/x के हिसाब से वेरी करता होता है। और अब एक और तीसरी सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें ये पूछ रहा है कि आप लोग बताएं कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें इफ पॉइंट P इज लोकेटेड एनीवेयर बिटवीन द टू चार्जेस। ये अब यहाँ पे मौजूद है कहीं, पहले तो बार था ना मौजूद, अब अगर इन बिटवीन मौजूद है तो क्या करेंगे उस केस में। तो उस केस में आपका क्या ख्याल है, क्या किया जाना चाहिए इन प्रिंसिपल। दूर के लिए तो हमने निकाल ली फील्ड भी और पोटेंशियल भी, लेकिन इनसाइड होगा तो क्या करेंगे, क्या चेंज करना पड़ेगा हमें। तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने वाला तरीका है, मैं ऊपर सिचुएशन बल्कि मैं इसी के नीचे बना देता हूँ। ये सिचुएशन, ये पॉजिटिव है, फर्स्ट ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो अब यहाँ कहीं मौजूद है, फॉर एग्जांपल ये है पॉइंट P।
ये इनके मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट से फासला ये ए है और ये फासला भी ए है। अब एक्स जो है वो इनका फासला होगा ना, ये वाला एक्स होगा फासला, इधर से ये एक्स होगा और इधर से ये मिड पॉइंट से फासला था ना, तो मिड पॉइंट से फासला आप इस तरह से, मैंने गलत बनाया, एक मिनट मुझे इस तरह ठीक करने दें, इसको फिगर को मुझे इम्प्रूव करने दें, मैं बनाता हूँ ताकि आप इसको जज कर सकें अपने हिसाब से। ये है मिड पॉइंट, सो दिस डिस्टेंस इज ए फ्रॉम दिस साइड एंड दिस इज ए फ्रॉम दिस साइड। और अब हम एज्यूम करते हैं ना, किसी भी एक पॉइंट पे है, कोई भी पॉइंट हो सकता है वो, तो हम एज्यूम करते हैं कि वो पॉइंट यहाँ पे है कहीं, पॉइंट बी मिडिल पे, यहाँ पे मिडिल के साथ है। तो हमने जो डिस्टेंसेस ऊपर एज्यूम किए थे वो मिड पॉइंट से एज्यूम किए थे ना, एक्स वाला जो डिस्टेंस था, यहाँ पे देखें अगर आप, तो ये एक्स हमने इसके मिड पॉइंट से लिया था किसी एक चार्ज का फासला। इधर भी हम इसी एक इस एक तरफ से फासला ले लेते हैं, इसको एक्स कह देते हैं। दिस डिस्टेंस फॉर एग्जांपल नाउ इज एक्स, अगर हम इसको एक्स कहें या कुछ और कहें, कुछ और कह सकते हैं, नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना, इसको एक्स कह सकते हैं। तो इसका फासला फिर प्लस क्यू से कितना होगा, मिड पॉइंट से अगर एक्स है तो सिंपल नहीं है, ये फासला कितना होगा, ये वाला, दिस वन, हाउ मच इज दिस, a minus x, a minus x, ग्रेट, दिस इज a minus x। और इसी तरह उधर ये वाला फासला कितना रह जाएगा, फिर वो भी सिमिलर ही हो जाएगा ना, फिर a plus x। a plus x। बस ये चेंज करनी है इसमें सारी सिचुएशन में, बाकी फार्मूलाज तो वही रहेंगे, फार्मूला चेंज नहीं होंगे, हमें डिस्टेंसेस हमें पता हुए कि क्या है, तो हम उसको लेके चल सकेंगे साथ। और सर इसमें भी ए को इग्नोर करेंगे? भाई इसको एक क्यों इग्नोर करेंगे, ये दूर है बहुत, हम कह रहे हैं कि ये पॉइंट इसके बीच में है, तो इग्नोर क्यों करेंगे फिर? इग्नोर तो तब करते हैं ना पॉइंट पॉइंट पी को बहुत दूर हो इधर से, तो जब ये इसके अंदर मौजूद है तो इग्नोर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता फिर। ओके सर। ये लिखेंगे इस तरह और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फासला आ जाएगा। बस ये एक सोल्यूशन है आपका पोटेंशियल का, फील्ड निकालेंगे तो इसी को आप डिफरेंशिएट कर लेंगे, फील्ड निकालने के लिए इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। जी सर। और अगर आपने, हाँ यहाँ पे इग्नोर नहीं करेंगे, ज़ीरो हो जाएगा। अगर आप सेंटर में बिल्कुल कैलकुलेट करना चाहें यहाँ पे, तो बिल्कुल सेंटर में अगर कैलकुलेट करना चाहें, पॉइंट पी को हम मूव करें, सेंटर की तरफ ले आएँ, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, तो उस केस में आपको एक्स ज़ीरो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्स को ज़ीरो, ये इधर मूव कर जाएगा ना, एक्स वेरिएबल है ना, तो ये यहाँ जब आएगा तो एक्स ज़ीरो हो जाएगा। तो इसमें अगर एक्स ज़ीरो करेंगे तो आपके पास सिंप्लीफाई होके ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये आप इस पर गौर कीजिएगा खुद से ना, ये चूँकि सॉल्व एग्जांपल है तो आप बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो ना समझ आए फिर कल वाली क्लास में भी डिस्कस हो सकती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ चार्ज। जैसे हमने गाउस लॉ निकाला पहले, कैलकुलेट किए, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस थी, या जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्स लॉ जो था उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस थी। तो बिल्कुल उसी तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हैं यहाँ पे भी। और डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पता है कि हम कैसे प्रोसीड करते हैं, क्या हम कोऑर्डिनेट्स फिक्स करते हैं। और ये है जैसे पॉइंट पी है और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है और ये इनका आपस में डिस्टेंस है। तो हम जनरली तो किसी एक क्यूब लेंगे या एक हिस्सा लेंगे उस चार्ज का, उसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे इस पॉइंट पी पे, और फिर उसको सारी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे। ये हमारा एक तरीका होता है जनरली डील करने का फिजिक्स में। तो जैसे हमने वहाँ किया था इसी तरह हम इधर भी करेंगे, लेकिन फ़र्क ये होगा कि वहाँ से हम पोटेंशियल निकाला करते थे, यहाँ सॉरी वहाँ हम फील्ड निकाला करते थे, यहाँ पे हम पोटेंशियल निकालेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना सा होगा। जब ये हमें पता चल गया तो ये स्टेप्स दिए हुए इन्होंने, और
ये आपने याद क्या रखना है, रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो वेक्टर कंपोनेंट्स डू नॉट एग्जिस्ट. Therefore, when using superposition principle to evaluate the electric potential due to a system of point charges, simply take the algebraic sum of potentials. तो हम सिंपली ऐड कर लेंगे पोटेंशियल्स को. तो जब हमने फील्ड निकाला करनी होती थी तो तब हमें ध्यान रखना पड़ता था उसके वेक्टर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स का. यहाँ पे ये जी सिचुएशन. सर, डायरेक्शन का ना, हाँ तो जी, इसमें डायरेक्शन का कोई सीन नहीं होगा. नहीं है सीन, बिल्कुल ये एक स्केलर जी. क्वांटिटी है. और दूसरी बात ये कि जब हमने शुरू में आज के जो पहला हफ्ता उसमें हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ वी फॉलो, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द लोकेशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स. तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि पाथ जो मर्जी आप फॉलो करें, दो पॉइंट्स के दरमियान जो अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो देखना ये है कि उस पहले पॉइंट का और उस आखिरी वाले पॉइंट का डिस्टेंस कितना है फील्ड चार्ज से. दूसरी बात ये है कि हमने अज्यूम ये करना है कि अगर हम फार अवे को पॉइंट ले रहे हैं, जैसे हमने पहले भी किया अज्यूम कि बहुत फार अवे पॉइंट ले रहे हैं, तो हम उस केस में उस जगह का पोटेंशियल 0 लेते होते हैं. और दूसरा ये है कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को छोटे छोटे इनफिनाइटेसिमल मतलब बहुत ही स्मॉल पीसेस में, जो कि इक्वल पीसेस हों, उसमें डिवाइड करना होगा और देन हमने उसकी वजह से कंप्लीट पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा. अब या बजे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी ना और डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, तो इसमें हम इंटीग्रेशन दो तरह से कर सकते होते हैं. या तो हम चार्ज पे इंटीग्रेशन कर लें या हम डिस्टेंस पे इंटीग्रेशन कर लें. तो वो हम देखेंगे कि हमारे पास सिमेट्री किस किस्म की है. जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में किया ना कि कहीं हमने चार्ज ऐड कर लिया, चार्ज पे इंटीग्रेट कर लिया, कहीं पे डिस्टेंस पे कर लिया, तो वो हम सिचुएशन के हिसाब से ही करेंगे वो सारा सिलसिला. तो इसमें हमें देखेंगे कि हो क्या रहा है, तो उसी हिसाब से उसको इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करवा लिया करेंगे. तो सबसे पहला जो है इसमें सेक्शन, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग. तो रिंग में आपने इस रिंग को बहुत सारे डी क्यू चार्जेस के पोर्शंस में स्प्लिट करना है पहले, और हर एक का फासला वो सेम होगा. वो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक पॉइंट पी से जो कि उसके एक्सिस में मौजूद है. तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, when you do integration, तो अब आपकी इंटीग्रेशन डी क्यू ओवर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर की होगी. और अगर आपको ये पता है कि आपने इसके रिंग के ऊपर मूव किया है, किसी भी पॉइंट को लिया है, तो ये एक्स और ए स्क्वायर तो वेरी नहीं कर रहा ना, ये तो सेम रह रहा है. तो इसके ऊपर इंटीग्रेशन फिर पॉसिबल नहीं है. तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे, तो हमारी इंटीग्रेशन सिर्फ बचेगी क्यू पे. और क्यू कितना होता है, सम ऑफ ऑल चार्जेस इज सम वैल्यू क्यू, दैट इज अ नंबर. तो हम चार्ज को इंटीग्रेट करेंगे तो इस पूरे रिंग के ऊपर जो चार्ज है उसकी एक वैल्यू आ जाएगी, दैट इज क्यू. और ये बहुत सिंपल तरीन कैलकुलेशन होगी ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम. अगर ये ऐसा ना होता, अगर ये एक्स वेरी कर रहा होता इसमें और देन फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी वेरी कर रहा होता, तो उस केस में फिर हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना हो सकता था. लेकिन सिमेट्री अच्छी है प्रॉब्लम की, तो हम इसको चार्ज के ऊपर इंटीग्रेशन से इस मसले को हल कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो इसी का हमने डी वी और डी एक्स कर लेना है, तो फील्ड आ जाएगी. और फार अवे फील्ड निकालनी हो तो फिर उस केस में क्या करेंगे कि ए स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे, फार अवे निकालनी हो. तो ये सारे वो ट्रिक्स हैं जो कि आपने 2 दफ़ा किए हुए हैं. पहले सिर्फ निकालनी उस वक्त फील्ड थी, तो इसमें इस वक्त हमने पोटेंशियल निकाला. बाकी कोई डिफरेंस नहीं है एट द एंड ऑफ द डे. उसमें टेक्निक में कोई फ़र्क नहीं है, बस फार्मूला डिफरेंट यूज़ किया है स्टार्ट में हमने. दूसरी है हमारे पास चार्ज डिस्क. ये भी वही है. इसमें सिमेट्री ऑफ प्रॉब्लम ये है कि अब आपके पास वेरिएबल चेंज होगा. वेरिएबल इस तरह से चेंज होगा कि अब आपने कोई स्ट्रिप लेनी है और उस स्ट्रिप को इंटीग्रेट करना है अलोंग द एक्सिस ऑफ द अलोंग द रेडियल डायरेक्शन ऑफ दिस डिस्क, जैसे हमने किया था फील्ड के डायरेक्शन में, फील्ड के केस में. तो यहाँ पे अब आप को देखना पड़ेगा कि वेरिएबल क्या है. एक तो आपने चूंकि इंटीग्रेशन इसके अलोंग करवानी है अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, तो आपका वेरिएबल बन गया आर वेरिएबल है. तो अब आपको सिंपली इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ला सकते. तो सबसे पहले आपने फिर हर चीज़ को आर में कन्वर्ट करना है. तो पहले तो आपने क्यू को आर में कन्वर्ट करना है.
क्यू को आर में कन्वर्ट करने के लिए आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। वो कैसे है मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ साथ। कि सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको मालूम है होती है चार्ज ओवर सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया ना हो रिंग वो तो सिंपली उसका रेडियस होता है, सॉरी पेरीमीटर होता है। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रिंग। और पेरीमीटर एक लेंगे और उसको फिर तमाम के ऊपर इंटीग्रेट करवा देंगे। खैर हाँ पेरीमीटर है, लेकिन चूँकि हमने एक रिंग नहीं लिया हुआ, एक स्ट्रिप ली है, तो ये मुझे इस तरह नहीं लिखना चाहिए, इसको मुझे यूँ लिखना चाहिए इसको। सरफेस चार्ज है ना, तो डी क्यू ओवर 2 पाई आर टाइम्स डी आर, तो ये है सरफेस एरिया ऑफ अ स्ट्रिप। और ये निकल आएगा तो वेरिएबल चेंज हो गया आर में, के ई सिग्मा और 2 पाई बाहर चले जाएंगे और बच जाएगा अंदर ये वाला चीज़, बल्कि 2 को भी बाहर नहीं लेके जा रहा है, ये 2 को भी अंदर रहने दे रहा है ताकि समथिंग एंड इट्स डेरिवेटिव दोनों मौजूद हों। तो जब ये सिचुएशन हो तो उसकी इंटीग्रेशन करना आसान हो जाता है। आपको पता है इंटीग्रेशन आपको आती है कि नहीं आती? कितने लोगों को इंटीग्रेशन नहीं आती क्लास में? हु डज नॉट नो इंटीग्रेशन? सबको आती है? अगर सबको आती है तो मेरा ख्याल है कि मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। दैन समथिंग एंड इट्स डेरिवेटिव दोनों मौजूद हों तो समथिंग आप चेंज अ वेरिएबल करें या जैसे भी करें, इसको दोनों तरह से हो जाता है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चेंज अ वेरिएबल करके भी लिख सकते हैं। और यू एन डी यू जो होता है इंटीग्रेशन, उसका होता है u टू द पावर n+1। पता है ना आपको इंटीग्रेशन कैसे लिखी जाती है? यस सर। जी सर। पता है, बहुत अच्छी बात है। पता है तो बहुत अच्छी बात है। u to the power dn is equal to u to the power n+1 over n+1, सिंपल एज दैट। और वो पुट करेंगे और फिर लिमिट्स लगाएंगे। लिमिट्स चूँकि अब आप इस डायरेक्शन में इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से r तक, जिसकी लिमिट होगी रेडियस के अलॉन्ग कर रहे हैं तो ठीक है। ये बनती है सरफेस ऑफ समथिंग। आप लोगों ने बीएससी नहीं पढ़ी और मैथमेटिक्स में आपके कोर्सेज का मुझे नहीं अंदाज़ा क्या है। हम लोग 2 साल की बीएससी पढ़ा करते थे, तो उसमें ये हुआ करता था कि हमें इंटीग्रेशन, एक तो आपके इनडेफिनिट इंटीग्रल्स होते हैं और उसके बाद एक डेफिनिट इंटीग्रल्स होते हैं, और फिर एक उसकी एक अप्लाइड ब्रांच भी होती है। तो वो हमें तीनों चीज़ें अलग-अलग करके पढ़ाई जाती थी ताकि हमें अच्छी तरह से पता हो कि हो क्या रहा है। तो इसमें इंटीग्रेशन सरफेस के अलॉन्ग हो रही है, तो रिजल्ट ये होना चाहिए कि हम एट द एंड ऑफ द डे हमें इस तमाम डिस्क का पता होना चाहिए कि कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ये पोटेंशियल की तरफ। तो हमें फिर इंटीग्रेशन अगर जीरो से रेडियस के अलॉन्ग करनी है तो वो होगी 0 से लेके एंड पॉइंट तक, जो भी इसका मैक्सिमम रेडियस है उसका। अभी हमने यहाँ पे इसकी थिकनेस तो ली ही नहीं ना, इसकी ये वाली जो थिकनेस होती है इसको हमने उस तरह से कंसिडर नहीं किया। वो कंसिडर करेंगे तो फिर हमें ये वॉल्यूम ऑफ डिस्क बन जाएगा। तो फिलहाल हम वॉल्यूम पे नहीं जा रहे, सिर्फ हम इसकी एक सरफेस पे रह रहे हैं। तो ये सारे इंटीग्रेशन के ट्रिक्स हैं जो कि आपको आते होंगे। मुझे यकीन है कि काफ़ी लोगों को आते होंगे। जिसको नहीं भी आते तो वो सीख ले। दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को मैथ करने में भी बाद में। ठीक है, आज इधर तक ही रखते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। कल हम फर्दर इस चैप्टर में प्रोग्रेस करेंगे। ओके सर। You may ask any question in the meanwhile.